हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम पेशेंट काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे। पेशेंट काउंसलिंग जो होती है वो एक फार्मासिस्ट की लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट का। इसमें पेशेंट काउंसलिंग में जो भी फार्मासिस्ट होता है वो पेशेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंड एडवाइस प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने मेडिकेशंस को अप्रोप्रिएटली और प्रॉपर तरीके से ले सकें। यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया के अनुसार मेडिकेशन काउंसलिंग एक ऐसी अप्रोच है जो ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे फोकस करती है, जैसे कि जिससे पेशेंट जो है वो इम्प्रूव कर सके एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों ही इंक्रीज हो सके। व्हाट इज पेशेंट काउंसलिंग? पेशेंट काउंसलिंग का मतलब होता है जब फार्मासिस्ट किसी भी पेशेंट को एडवाइस, यूज़ और असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि कोई भी मेडिसिन को किस तरीके से हमको खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, डायरेक्शन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी और जो भी उसके मन में सवाल है, अगर उसको कुछ डाउट है, कोई रेजिमेन में डाउट है या फिर किसी अन्य प्रकार का डाउट है, कुछ उसको अपने मन से शेयर करना है, तो वो सारी चीज़ें वो फार्मासिस्ट के साथ डिस्कस कर सकता है और इसी पार्ट को हम पेशेंट काउंसलिंग कहते हैं। जो भी डाउट होता है पेशेंट को, वो सारे डाउट पेशेंट पूछ सकता है फार्मासिस्ट से कि उसको ये मेडिसिन कैसे लेनी है, कब लेनी है, कब तक लेनी है, रिन्यूअल कब हो सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स, कोई एडवर्स इफेक्ट्स, सारी चीज़ें पेशेंट काउंसलिंग के अंडर ही आती हैं। जो भी इंफॉर्मेशन पेशेंट काउंसलिंग के टाइम पे दी जाती है वो वर्बली भी हो सकती है या फिर रिटन मटेरियल के थ्रू भी हो सकती है। जब काउंसलिंग होते रहती है तो जो फार्मासिस्ट होता है उसको पेशेंट को हमको समझना पड़ता है कि उनकी बीमारी क्या है, उसके हिसाब से जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया है उसको समझाना है, एडवाइस देना है और इफेक्टिव मैनर में उनको समझाना ताकि वो प्रॉपर मेडिकेशन अडहेरेंस को स्टिक कर सके। जो ब्रॉड रेंज है प्रैक्टिकल स्किल है कंसल्टेशन में या काउंसलिंग में, वो 3 टाइप की होती है। पहली है इंटरपर्सनल स्किल, दूसरी है रीजनिंग स्किल और तीसरी है प्रैक्टिकल स्किल। पहला है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल में कम्युनिकेट करना रहता है टू मेक रिलेशनशिप विद द पेशेंट। जो रीजनिंग स्किल होती है उसमें होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए पेशेंट से, उसकी हमें एबिलिटी होनी चाहिए कि हम सारी अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें और उसके बाद डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में उसको अप्लाई कर सकें। प्रैक्टिकल स्किल्स में बोथ फिजिकल और क्लिनिकल इंस्ट्रक्शन की हेल्प से जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है उसको हमको परफॉर्म करना आना चाहिए ताकि हम पेशेंट्स को भी अगर कोई वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई मेडिकल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो हम उनको सिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट है इसमें पेशेंट शुड रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन फॉर हिज वेलबींग। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो पेशेंट है उसको इम्पॉर्टेंस पता होना चाहिए कि उसकी मेडिकेशन क्यों चल रही है। अगर उनको पता ही नहीं होगा कि उनकी मेडिसिन क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए दी जा रही है, तो वो मेडिकेशन स्किप भी कर सकता है और इससे उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है, ठीक भी ना हो वो। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी पेशेंट है उनको उनकी इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज A working relationship for continuous interaction and consultation should be established. वर्किंग रिलेशनशिप चल रहा है तो कंटिन्यूस इंटरेक्शन होना चाहिए पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में और एक कंसल्टेशन को इस्टेब्लिश करना है। प्रॉपर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा, कंसल्टेशन प्रॉपर होगा तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ और हेल्थ दोनों अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट इज पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रैटेजीज टू डील विथ मेडिकेशन साइड इफेक्ट एंड ड्रग इंटरेक्शन शुड बी इम्प्रूव्ड। अगर हम पेशेंट को पूरे तरीके से सारा साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफेक्ट का नॉलेज देंगे, उनको समझाएंगे कि किसी मेडिसिन को खाने से साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, तो हमें मेडिकेशन छोड़नी नहीं है या घबराना नहीं है, और अगर कोई एडवर्स इफेक्ट है तो तुरंत आके रिपोर्ट करना है। इससे जो पेशेंट है वो अच्छे से डील कर सकेगा जो भी उनको साइड इफ़ेक्ट होगा या फिर कोई मेडिकेशन इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और वो अच्छे से अपनी मेडिसिन ले सकेंगे। नेक्स्ट इज पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड, efficient and active participant in disease treatment and self care management। अगर हम उनको सिखाएंगे कि उनकी मेडिसिन कैसे लेनी है उनको और डिजीज़ का ट्रीटमेंट में क्या चल रहा है, सेल्फ केयर आप कैसे कर सकते हैं, तो भी पेशेंट अपना सेल्फ केयर मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएगा और उसकी तबीयत भी इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट, द फार्मासिस्ट शुड परसीव्ड एज अ प्रोफेशनल हु ऑफर्स फार्मास्यूटिकल केयर। फार्मासिस्ट जो है वो प्रोफेशनल की तरह ट्रीट करेगा जो कि एक प्रॉपर फार्मास्यूटिकल केयर किसी भी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट इज ड्रग इंटरैक्शन एंड एडवर्स इंटरैक्शन शुड बी प्रिवेंटेड।
अगर हम प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे तो ड्रग इंटरैक्शन और एडवर्स इंटरैक्शन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट किया जा सकता है, एंड जो पेशेंट है उनको पोटेंशियल बेनिफिट भी मिलेगा। इसके अलावा इम्प्रूव थेराप्यूटिक आउटकम्स, अगर प्रॉपर तरीके से मेडिसिन लेंगे जैसा भी डॉक्टर ने बताया है तो थेराप्यूटिक आउटकम जो होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा और एडवर्स इफेक्ट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड पेशेंट अडेरेंस भी होगा टू द ट्रीटमेंट प्लान। मेडिकेशन एरर कम हो जाएंगे, गलत तरीके से मेडिसिन नहीं ले पाएंगे या फिर मिस यूज़ भी नहीं होगा। फिर सेल्फ मैनेजमेंट भी बढ़ जाएगा पेशेंट का, एंड थेराप्यूटिक प्लान जो भी डिज़ाइन किए हैं उसको जो है वो पेशेंट समझ के प्रॉपर तरीके से अपनी मेडिसिन वो ले पाएगा। नेक्स्ट, हेल्थ केयर कॉस्ट भी कम हो जाएगा अगर अप्रोप्रिएट यूज़ अपन करेंगे किसी भी मेडिकेशन का, और एडवर्स ड्रग से प्रिवेंशन भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज पोटेंशियल बेनिफिट्स टू पेशेंट। पेशेंट काउंसलिंग से फार्मासिस्ट को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। सो फर्स्ट है enhanced प्रोफेशनल स्टेटस इन द व्यू ऑफ पेशेंट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। हमारा जो प्रोफेशनल इमेज है लोगों के सामने, पेशेंट के सामने या अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के सामने, वो एनहांस हो जाएगा। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसेंशियल पार्ट ऑफ पेशेंट केयर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय टेक्नीशियंस और ऑटोमेशन। जो हम जितने अच्छे तरीके से हम समझा सकते हैं किसी भी पेशेंट को, वो कोई टेक्नीशियन या ऑटोमेटिक कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फार्मासिस्ट पेशेंट केयर में, और प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन करेंगे, उनकी हम फीलिंग्स को समझ पाएंगे, उनको प्रॉपरली हम समझा पाएंगे, तो ये कोई टेक्नीशियन या कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इज एनहांस जॉब सेटिस्फैक्शन। आपको खुद को जॉब में सेटिस्फैक्शन मिलेगा अगर आपके पेशेंट का आउटकम जो रहेगा वो इम्प्रूव होते जाएगा। देन वैल्यू एडेड सर्विसेज टू पेशेंट, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उससे जो पेशेंट्स रहेंगे वो भी खुश रहेंगे, वैल्यू एडेड सर्विस लगेगी उनको। रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है पेमेंट का काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, लिमिटेड है बट अभी ग्रो कर रहा है। सो अगर प्रॉपरली कंडक्ट किया जाएगा किसी भी काउंसलिंग इंटरैक्शन को तो पेशेंट रिकॉग्नाइज कर सकता है कि मेडिकेशन क्यों हेल्पफुल है मेंटेन करने के लिए अपने वेलबींग और हेल्थ को, टू एक्सेप्ट द सपोर्ट फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन एस्टैब्लिशिंग अ वर्किंग रिलेशनशिप एंड फाउंडेशन फॉर कंटिन्यूअल इंटरैक्शन एंड कंसल्टेशन। अगर उसको सपोर्ट मिलेगा किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फार्मासिस्ट से तो वो प्रॉपर कंटिन्यू इंटरेक्शन कर सकता है, कंसल्टेशन भी कर सकता है। देन डेवलप द एबिलिटी टू मेक मोर अप्रोप्रिएट मेडिकेशन रिलेटेड डिसीजन। अगर प्रॉपरली कोई भी फार्मासिस्ट ये करते रहेगा लगातार तो उसके पास मेडिकेशन रिलेटेड डिसीजन लेने की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। एंड इम्प्रूव कोपिंग स्ट्रैटेजीज टू डील विथ मेडिकेशन साइड इफेक्ट। जो भी साइड इफेक्ट हो रहा है किसी भी मेडिकेशन का या ड्रग इंटरैक्शन हो रहा है, सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी कि उनसे कैसे अपन को लड़ना है, कैसे कोप अप करना है अगर ऐसा कोई केस आता है तब। नेक्स्ट, बिकम मोर इन्फॉर्म्ड, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको मिल पाएगी। एफिशिएंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनेंगे हम। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग। किसी भी पेशेंट के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बनाना है तो एक प्रॉपर तरीके का क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेक्शन होना चाहिए। तो काउंसलिंग 2 वे प्रोसेस होती है। 2 वे प्रोसेस में इंटरैक्शन होता है एक फार्मासिस्ट और एक पेशेंट के बीच में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक इफेक्टिव काउंसलिंग के लिए। सो ये 4 पार्ट में की गई है। पहला होता है प्रिपेयरिंग फॉर सेशन, दूसरा है ओपनिंग द सेशन, तीसरा है काउंसलिंग कंटेंट, एंड लास्ट इज क्लोजिंग द सेशन। फर्स्ट इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन। इसमें हमको सेशन के लिए प्रिपेयर करना है। किसी भी पेशेंट को काउंसलिंग करने से पहले हमें उनकी इलनेस और ट्रीटमेंट की डिटेल्स होनी चाहिए ताकि वो जो भी हमसे सवाल पूछे उसका हमारे पास आंसर होना चाहिए। तो हमको प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि सामने वाला कोई भी किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकता है और हमको उसको जवाब देना है, इसीलिए हमको सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ता है किसी भी सेशन के लिए। नेक्स्ट इज ओपनिंग द सेशन। अब यहाँ पे हमारा सेशन स्टार्ट होता है, फर्स्ट फेज होती है। इसमें हम क्या करते हैं, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करते हैं या फिर कलेक्ट करते हैं, जैसे कि कंप्लीट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, बर्थ डेट एंड ऑक्यूपेशन शुड बी गैदर्ड। उसके बाद उससे हम करेंट और पास्ट मेडिकल कंडीशंस के बारे में पूछ सकते हैं, इंक्लूडिंग द सिम्टम्स एक्सपीरियंस्ड एंड कितने टाइम तक था, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। फिर जो पेशेंट्स है, फीमेल पेशेंट्स है या फिर चाइल्ड बियरिंग पेशेंट्स है या फीमेल पेशेंट्स है, उनसे उनकी एज पूछनी है,
इफ़ दे आर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग एट्सेट्रा। उनसे हम एलर्जीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि उसने पास्ट में किसी तरीके की एलर्जी हुई है, और ओपन एंडेड क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि आपको आपकी डिजीज़ के बारे में क्या पता है। इससे भी पता चल जाएगा कि पेशेंट अपने डिजीज़ के बारे में कितना जानता है, कितना समझता है और उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फार्मासिस्ट है उनको डायरेक्ट या फिर एम्बेरेसिंग क्वेश्चंस को अवॉइड करना है, जैसे कि एक्सेसिव क्यूरियोसिटी दिखा के, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करके, कोई मोरल जजमेंट पास करके। अब वो कुछ कह रहा है तो उसकी बात बीच में नहीं काटना है, कुछ भी प्री मैच्योर इंटरप्रिटेशन नहीं बनाना है और आर्ग्यू भी नहीं करना है पेशेंट से। अगर वो एग्रेसिव हो जाता है तो उसको हमको काम करना है विद फार्मासिस्ट बेस्ट एफर्ट, या फिर हमको काउंसलिंग सेशन को टर्मिनेट कर देना है। नेक्स्ट इज काउंसलिंग कंटेंट। जो काउंसलिंग कंटेंट है वो सोल होता है इस काउंसलिंग सेशन का। इसमें सारी टाइप की चीज़ें हमको बतानी रहती है किसी भी पेशेंट को, ताकि वो प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवा सके। इसमें क्या क्या होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट, एक्सरसाइज, ये सब भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेडिकेशन और ट्रीटमेंट रेजिमेन उनका डिस्कस करना है। और इस वाले पार्ट में एक फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और यहाँ पे किसी भी तरीके का मेडिकेशन एरर हो सकता है तो कोई भी कन्फ्यूजन अलाउड नहीं है यहाँ पे। काउंसलिंग कंटेंट के टाइम में हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकेशन, जो भी नाम है मेडिसिन का और कितनी स्ट्रेंथ में है, कितने mg में है। हाउ टू टेक द मेडिकेशन, कब लेना है हमको मेडिकेशन। रीज़न, किस लिए हम उस मेडिकेशन को ले रहे हैं। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कितने दिन तक चलेगा ये ट्रीटमेंट। क्या क्या बेनिफिट हो सकता है इस ट्रीटमेंट से, क्या साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा और कौन सी मेडिकेशन दी है डॉक्टर ने, डाइटरी इंटरैक्शन या फूड इंटरैक्शन किस किस चीज़ों से हो सकता है, कैसे इस ड्रग को स्टोर करके रखना है, एडवाइस ऑन अप्रोप्रिएट स्टोरेज ऑफ द ड्रग। देन मिनिमम टाइम फॉर शोइंग द थेरेपेटिक बेनिफिट्स, कितना टाइम लगेगा जिसके बाद वो बेनिफिट इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा। कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा करके दवा खाना छोड़ देते हैं, तो हमको उनको प्रॉपरली ये बताना है कि इतने दिन के बाद आपको बेनिफिट इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अगर कोई केस ऐसा है कि आपने दवा एक टाइम की स्किप कर दी है, आप भूल गए हैं, तो उस टाइम पे क्या करना है, ये सलाह देना है हमको कि आपको डबल डोजेज नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम आप फिर से आप अपना मेडिसिन शुरू कर सकते हो, वो जो स्किप हो गया उसके जगह पे आपको डबल डोज नहीं करनी है। देन अगर कोई ब्लड टेस्ट है, कोई मॉनिटरिंग है, कुछ रिक्वायरमेंट है, मेडिकल डिवाइसेस, सर्जिकल डिवाइसेस कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो उस सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी उनका डाउट है पेशेंट का, वो हमको क्लियर करना है। एंड लास्ट इज क्लोजिंग द सेशन। जब हम सेशन क्लोज कर रहे हैं तो हमको पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है कि उस जितना काउंसलिंग किए हम बताएं उनको समझ में आया कि नहीं आया। फीडबैक क्वेश्चन पूछ के हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि कैन यू रिमेंबर व्हाट दिस मेडिकेशन फॉर। आपको पता है कि आपको जो दवाई दी गई है वो किस चीज़ के लिए दी गई है, आपको कब तक इस मेडिसिन को लेना है, ये पूछ सकते हैं। और कुछ आपको डाउट है या नहीं है, कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है तो वो भी पूछ लीजिए आप, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, ये सब पूछ सकते हैं। और फाइनल क्लोजर के पहले एक बार जो मेन पॉइंट्स हैं उसको लॉजिकल ऑर्डर में हम अगर पेशेंट के साथ समराइज कर लेंगे तो इट विल बी बेटर। अगर पेशेंट को अप्रोप्रिएट लगता है तो फार्मासिस्ट अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उनको दे सकता है, ताकि कोई फर्दर एडवाइस चाहिए तो वो उनको डायरेक्ट फ़ोन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल केस दैट रिक्वायर द फार्मासिस्ट। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती ही है। तो पेशेंट बैरियर्स जनरली दो टाइप के होते हैं, फंक्शनल बैरियर्स होते हैं और इमोशनल बैरियर्स होते हैं। जो फंक्शनल बैरियर्स होते हैं इसमें पेशेंट के पास ही डिफ़िकल्टी होती है रिसीव करने में और अंडरस्टैंड करने में कम्युनिकेशन, जो भी फार्मासिस्ट के द्वारा उनको सलाह दी जा रही है या काउंसलिंग दी जा रही है, तो पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है कि वो उसको समझ पाए। जैसे कि लो इलिटरेसी, अगर लिटरेसी रेट ठीक नहीं है, वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या विजुअल इम्पेयरमेंट है, उनको कुछ दिखता नहीं है, या नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पेशेंट्स हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है हम जो भी उनको बता रहे हैं, तो ये सारे फंक्शनल बैरियर्स हो सकते हैं। फंक्शनल बैरियर्स को 4 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इसमें सेंसरी एबनॉर्मैलिटीज़, जिसमें विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, देखने और सुनने की प्रॉब्लम। लैंग्वेज में लो लिटरेसी और नॉन इंग्लिश स्पीकिंग।
कॉम्प्रिहेंशन डिफ़िकल्टीज़ मतलब अगर पेशेंट को डिमेंशिया है, भूलने की प्रॉब्लम है, या वो मेंटली रिटार्ड हो रहा है, या किसी अन्य तरीके की साइकेट्रिक कंडीशन है तब। एंड लास्ट इज अल्टरनेटिव हेल्थ बिलीव्स। सो सजेस्टेड टेक्निक्स कौन कौन से हो सकते हैं काउंसलिंग इम्प्रूव करने के लिए? पहला है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ पेशेंस। बहुत सब्र की ज़रूरत पड़ती है किसी भी पेशेंट को सुनने के लिए। काइंडनेस होनी चाहिए, उनसे हमको प्यार से पेश आना है, और हमें एक्स्ट्रा टेंशन देना है टू द नॉन वर्बल मैसेजेस, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं वो नॉन वर्बल मैसेजेस को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो हमको बहुत ध्यान दे के उनको समझाना है। फिर रीफ्रेज और केयरफुली रिपीट व्हेन नेसेसरी। अगर दोबारा से हमको सेंटेंस जमा के वापस से बताने की ज़रूरत पड़े, रिपीट करने की ज़रूरत पड़े, तो हमको प्रॉपरली उनको धीरे से और चेहरे की तरफ देख के पेशेंट को हमको समझाना है। रीएश्योरेंस करना है हमें पेशेंट को, मतलब उनको हमको सांत्वना देना है, समझाना है कि आप ठीक हो जाएंगे, आपको उसको रीएश्योर करना है। फिर उनसे फीडबैक मांगना है जिससे कि हमको ये समझ में आ जाए कि उनको कितनी समझ में आई जो भी काउंसलिंग की है। नेक्स्ट, कीप इट सिंपल। कोई उसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमको नहीं बताना है उनको। जो इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा स्ट्रेस देना है, जिस इम्पोर्टेंट पॉइंट में वहाँ पे हमको स्ट्रेस देना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बताना है। जो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटाइज करना है। फिर डेली एक्टिविटीज़ के हेल्प से हम उनको समझा सकते हैं कि हम उनको कैसे मेडिसिन दे सकते हैं, क्या क्या तरीके से वो मेडिसिन ले सकते हैं, एंड एक्सेट्रा। कैलेंडर के यूज़ के बारे में बता सकते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइज कर सके कब हमको मेडिकेशन लेनी है। डेमोन्स्ट्रेट करके हम बता सकते हैं अगर किसी चीज़ के डेमोन्स्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो। एंड केयर गिवर और कोई फैमिली मेम्बर है तो उनके साथ भी हमको कन्वर्सेशन कर लेनी है फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज एंग्री पेशेंट हैंडलिंग। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो एंग्री होते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, फार्मेसी में आते हैं फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, या डॉक्टर ऑफिस में जाते हैं, हेल्थ केयर कॉस्ट या किसी भी वजह से फ्रस्ट्रेशन से डील करते रहते हैं, या कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं हेल्थ केयर सिस्टम की, तो उनको गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा एक टाइप का सेकेंडरी इमोशन है, तो ज़रूरी है कि पेशेंट जो है अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो एक फार्मासिस्ट उसको काम कर सके, उनको शांत करा सके। जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखा रहा है कोई भी पेशेंट, तो कोई भी फार्मासिस्ट है उनको प्रॉपरली सुनना है, उनको कम्युनिकेट करना है, उनके साथ प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना है। किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बहस नहीं करना है। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, वरी, एम्बैरेसमेंट, ये पेशेंट के साथ नॉर्मल होता है, लेकिन इन सब पेशेंट के साथ हमें बहुत आराम से पेशेंस के साथ डील करना है। अगर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो उनको कंफर्टेबल करवाना है, उनके इमोशनल स्टेट को पहले शांत करवाना है, फिर उनकी करंट मेडिकेशन नीड्स जो भी उनको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर फार्मासिस्ट अच्छे तरीके से करेगा, उसकी पेशेंट्स की फीलिंग को समझ जाएगा, तो उनको काम करवा सकता है। काम करने के बाद फिर उनको उनकी जो भी एंजाइटी है, डर है, उसको हम निकालने में हेल्प कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम किसी भी तरीके की मेडिसिन के बारे में हम उनको समझा सकते हैं ताकि उनको आगे जाके कोई भी मेडिकेशन एरर या प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इज काउंसलिंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स को हम कैसे काउंसिल कर सकते हैं? तो 10 स्टेप का गाइडिंग प्रिंसिपल होता है चिल्ड्रन और एडोलेसेंट के बीच में, जिससे हम किसी भी बच्चे को हम समझा सकते हैं। सो फर्स्ट है, चिल्ड्रन एज यूजर ऑफ मेडिसिन हैव राइट टू अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। अगर कोई बच्चा है 12 ईयर्स के अंदर, तो उनके पास राइट टू अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन का हक होता है कि वो कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, एंड उससे ये पता चल जाएगा कि चाइल्ड का हेल्थ का स्टेटस कैसा है, कैपेबिलिटी कैसी है और किस कल्चर को वो बिलोंग करता है। अगर चाइल्ड को पता है या वो उसको जानना है कि उनको कौन सी मेडिसिन चल रही है, उनका क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर और हेल्थ एजुकेटर उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं उनकी मेडिसिन के बारे में। चिल्ड्रन इंटरेस्ट इन मेडिसिन के बारे में भी जान सकते हैं, एनकरेज किया जा सकता है। क्वेश्चंस आंसर्स हो सकते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के थ्रू और पेरेंट्स के साथ मिलके कि किसी भी मेडिसिन की थेरेपी कैसे लेनी है। एग्जाम्पल से ही सीखते हैं बच्चे, तो एग्जाम्पल या डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल दे के या एक्शन देख के किसी पेरेंट्स का कि पेरेंट्स भी तो मेडिसिन लेते हैं, ये सब के हेल्प से हम लोग बच्चों को समझा सकते हैं। चिल्ड्रन और उनके पेशेंट्स को और जो उनके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ हमें प्रॉपर ट्रांसफ़र ऑफ कम्युनिकेशन करना है और उनको सब चीज़ें समझाना है, पेरेंटल एजुकेशन देना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है कि उनके बच्चों का हेल्थ स्टेटस क्या है और उनके बच्चों की कैपेबिलिटी क्या क्या है, ताकि बच्चे और इम्प्रूव कर सकें। देन चिल्ड्रंस मेडिकेशन
एजुकेशन शुड टेक इनटू अकाउंट व्हाट चिल्ड्रन वांट टू नो अबाउट द मेडिसिन। जो भी मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन को चाहिए वो हम बता सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थिंक चिल्ड्रन शुड नो। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लगता है कि चिल्ड्रन को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देन चिल्ड्रन शुड रिसीव बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर मेडिसिन। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो उनको पता होना चाहिए और ये उनके स्कूल के पार्ट का हेल्थ एजुकेशन में होना चाहिए। देन चिल्ड्रंस मेडिसिन एजुकेशन शुड इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द जनरल यूज़। जनरल यूज़ और मिस यूज़ दोनों के बारे में बताना है जब बच्चा उसको यूज़ कर रहा है तो, और बाकी और सारी इन्फॉर्मेशन देना जिससे वो पॉइजनिंग अवॉइड कर सके और मिस यूज़ ना करे किसी भी मेडिसिन का। And next is children asked to participate in clinical trials after parents' consent have right to receive the appropriate information to promote their understanding before assent and participation। clinical trials में भी पेरेंट्स के कंसेंट के बाद ही जो चिल्ड्रंस होते हैं वो क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंसल्टिंग एल्डरली पेशेंट्स। जो बड़े पेशेंट्स होते हैं, एजेड पेशेंट्स होते हैं, जिनको भूलने की भी बीमारी हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा ही बूढ़े होते हैं, तो बहुत सारे उनके साथ फंक्शनल बैरियर्स होते हैं, जैसे देख नहीं पाते ठीक से या ठीक से सुन नहीं पाते हैं या फिर भूल जाते हैं बार बार लगाना किसी भी चीज़ को। उनको बहुत काम लिया किसी को ऐसा तो उनके पास लिटरेसी स्किल कम होती है, तो उन सब के साथ भी बहुत पेशेंस के साथ हमको ट्रीट करना है और उनको समझाना है कि कैसे कैसे चीज़ों को लेना है, और बेटर है कि उनका केयर गिवर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो भी है वो उनके साथ में हों। उसके बाद इन एडिशन फार्मासिस्ट शुड कंसिडर द फॉलोइंग। एडिशनल टाइम होना चाहिए, अगर पेशेंट को ज़रूरत पड़ रही तो रिटर्न इन्फॉर्मेशन देंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर इफेक्टिव वे करना है काउंसलिंग की तो स्मॉल पीसेस में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हम लिख के दे सकते हैं जिससे उनको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें कब लेनी है। नेक्स्ट इज व्हेन पेशेंट रिफ्यूज काउंसलिंग। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो काउंसलिंग नहीं करना चाहते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं ऑफर पेशेंट काउंसलिंग का, क्योंकि उनको टाइम नहीं रहता या टाइम नहीं लेना चाहते हैं। तो उनको कम से कम 2 मिनट लेके हम ये समझा सकते हैं कि आप हमारा नंबर ले लीजिए, कोई डाउट होगा तो हम से आप फ़ोन में कंसल्ट कर लीजिएगा, या अगर थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हैं 1-2 मिनट तो हम एटलीस्ट उनको मेन पॉइंट्स समझा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल द पार्ट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। थैंक यू।